हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी से ब्रीफली रोग निदान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जिनके एग्जाम कल है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, और बाकी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। तो रोग निदान का जो फर्स्ट पार्ट है उसे कवर करेंगे। तो आशी अपकर्ष क्या है इसे स्पष्ट करें। इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है तो कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको आप एक बार रीड कर लो। जब दोष अपने स्थान से दूसरे दोष वाले स्थान पर चले जाते हैं तो इसे दोषों का स्थानांतर गयन भी कहते हैं। ठीक है, कि एक जगह से दो दोष है दूसरे दोषों के स्थान पे चले गए, तो इसी का नाम जो है उसको मधुकोशकर ने आशा अपकर्ष दिया है। ठीक है, तो दोषों के वृद्ध क्षीण लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं, और इनमें से एक दोष एक साथ दोषों का यह विकल्प स्थिति जब शरीर में पित्त सम हो, कफ क्षीण हो, या वृद्ध हो गया हो, कुपित हुआ हो, किसी के साथ मिल गया हो, ऐसे वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि अपने स्थान से दूसरे दोष के स्थान पर दोषों का स्थानांतर गयन ही कहलाता है आशय अपकर्ष। फिर जैसे जब वायु के साथ मिला रंजक या भ्राजक पित्त, अगर मान लो वायु से अब पित्त आके मिल गया तो त्वचा में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, तो भ्राजक पित्त की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तो उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसी अवस्था में वात के साथ आय पित्त या वायु की चिकित्सा करने से लाभ नहीं होता। ठीक है, तो कुपित वायु को अपने स्थान पर लाना ही एक उसकी अच्छी चिकित्सा बताई गई है, कि जो वायु है मान लो वो पित्त के स्थान पे चली गई, तो वायु को वापस उसके स्थान पे लाकर वो ही उसकी बेस्ट चिकित्सा बताई गई है। इसी प्रकार अन्य दोषों के क्षय वृद्धि सम अवस्था में होने वाले स्थानांतर गमन रूप आशय अपकर्ष के लक्षण हमें जानने चाहिए। फिर क्वेश्चन आपका निदान पंचक से बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पूर्व रूप क्या है, तो उत्पन्न होने वाली व्याधि जो भी डिजीज हुई है उसकी प्रोग्नोसिस, उसके जो पूर्व लक्षण आए हैं उसी को हम लोग पूर्व रूप कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकते हैं, सामान्य पूर्व रूप या फिर विशिष्ट पूर्व रूप। तो आपको ये याद रखना है कि जिन लक्षणों से उत्पन्न होने वाली व्याधि के दोष विशेष का ज्ञान ना हो, स्पेसिफिकली आपको पता नहीं चल रहा कौन सा दोष प्रकोपित अवस्था में है, कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, लेकिन हमें पता है कि डिजीज हो चुकी है और उससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा रोग है क्या है वो स्पष्ट नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सामान्य पूर्व रूप। विशिष्ट पूर्व रूप में क्या होता है, जिन लक्षणों से व्याधि के साथ दोष का भी ज्ञान हो गया उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट पूर्व रूप। जैसे आने वाले पित्त, जैसे ज्वर में आंखों में जलन, कफ ज्वर में रुचि देखने को मिल रही है, जृंभाई आना वातज ज्वर के लक्षण, इस तरीके से। रूप क्या होते हैं, जो उस टाइम पे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं रोग से पूर्व उत्पन्न होने वाले पूर्व रूप कहलाते हैं, और जब वो स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाते हैं उन्हें हम लक्षण या रूप कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम लिंग, आकृति, संस्थान, ये भी पूछा जाता है कि लक्षण के सिनोनिम्स क्या हैं, तो आकृति, चिन्ह आदि प्रायवाच्य नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपशय किसे कहते हैं, तो हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, या फिर ऐसा औषध, अन्न, आहार, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, या फिर जो भी विहार हम लोग सेवन करते हैं जो व्याधि का शमन करता है। ठीक है, जिसे हम लोग साथ में भी कहते हैं। तो औषध, अन्न, विहार की दृष्टि से उपशय कितने प्रकार के बताए गए, 18 प्रकार के। फिर आपको ये याद भी रखना है, इसकी टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, हेतु विपरीत की बनी है, फिर व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और विपरीत अर्थकारी क्या होता है ये भी पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में। इसकी आप टेबल लर्न कर लेना, इसमें औषध, अन्न, विहार के अकॉर्डिंग जो 18 कॉम्बिनेशंस बता रखे हैं। विपरीत अर्थकारी क्या होता है, जब रोग उत्पन्न करने वाले कारणों के समान होने पर भी शांति करने वाले औषध, अन्न एवं विहार विपरीतकारी होते हैं, ये अपने प्रभाव से लाभकारी है। मतलब क्या बताया गया कि जब हम लोगों को कोई बॉडी में डिजीज हो गई, उसकी शांति के लिए जो औषध, उसके जस्ट अपोजिट चीज हमने यूज करी जिससे कि लाभ मिले, तो उसको हम विपरीत अर्थकारी बोलते हैं। जैसे हेतु विपरीत औषध अर्थकारी, इस तरीके से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं संप्राप्ति क्या है। ठीक है, ये भी पूछते हैं, तो इसका श्लोक भी आपने याद करा होगा। तो सबसे पहले ये रोग उत्पन्न होने से लेके जो कंप्लीट साइकिल है पूरा डिजीज होने तक की, उसको हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। जिस अवस्था में वो पहुंच चुका है तो उसका जो पूरा इतिहास है उसे हम संप्राप्ति कहेंगे। तो रोग की सम्यक प्राप्ति ही क्या है, उसकी संप्राप्ति। दूसरे शब्दों में क्या है कि जो दोष से रोग उत्पन्न हो रहा है उसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। तो संप्राप्ति दो तरीके से बताई गई, सामान्य और विशिष्ट संप्राप्ति। होता क्या है, जो सामान्य संप्राप्ति होती है इसमें दोषों का षड्विध क्रियाकाल, जिसमें हम लोग दोष, संचय, प्रकोप, प्रसर ये सब पढ़ते हैं। तो दोषों के अपने अपने आशयों में मुख्य केंद्रों में बढ़ना, प्रकोपित होना, प्रसर होना, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद अवस्था जिसकी बात करते हैं, पूरा क्रियाकाल आपसे पूछा जाता है। तो वही सामान्य संप्राप्ति में देखने को मिलता है। फिर आपसे ना पूछा जाता है कि विशिष्ट संप्राप्ति क्या है, उसके बारे में बताओ। तो विशिष्ट में जैसे कि संख्या के भेद से बता सकते हैं, अष्ट ज्वर, 8 उदर रोग, विकल्प के भेद से बता सकते हैं, प्राधान्य के भेद पे, काल संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, इस तरीके से आपको ये सारी संप्राप्ति के टाइप्स पता होने चाहिए। फिर अरिष्ट क्या होते हैं, व्यक्ति में वह लक्षण और चिन्ह जिनके द्वारा ये निश्चय किया जाता है कि रोगी की किस काल में मृत्यु होने वाली है। ठीक है, फिर साध्य, असाध्य क्या होते हैं, जो ट्रीटेबल डिजीजेस है वो सारी साध्य, क्यूरेबल और अनक्यूरेबल डिजीजेस जितनी भी है वो सारी
असाध्य होते हैं, तो आपको बताना चाहिए साध्य, असाध्य, साध्य में भी दो, सुख साध्य और कृत साध्य, और असाध्य में दो, व्याप्य प्रत्याख्य। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। जो शांति से सरल उपाय करने से रोग शांत हो जाते हैं, एक दोषज रोग हो, जिनके उपद्रव कम हो, दुष्य भिन्न हो, वो सारी सुख साध्य होते हैं। कृत साध्य क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद, या फिर हीन बल रोगी का हीन है, अनेक दोषज विकार है, दोष दुष्य की समान गुण वाली चिकित्सा के समान गुण होने के कारण, या फिर रोग पुराना हो, तो वो कृत साध्य होती है। याप्य क्या होती है? चिकित्सा करते रहने से तो शांत रहेगी, जैसे उसको कुछ भी निदान मिलेगा वो वापस अपने रूप में प्रकोपित हो जाएगी। प्रत्याख्य क्या है? जब त्रिदोषज रोग हो, कोप तीनों मार्गों में हो गया है, मनोभ्रमी हो चुका है, इंद्रियों में भी शक्ति क्षीण हो चुकी है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रत्याख्य। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, उसमें त्रिविध परीक्षा का वर्णन पूछा जाता है। दर्शन आदि त्रिविध परीक्षाओं के बारे में बताएं, तो ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन। ठीक है, ये हमारी परीक्षाएं होती है, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, स्पर्शन करते हैं, प्रश्न करते हैं। यही त्रिविध परीक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इसी से चिकित्सक जो होते हैं, रोगी को अपने जैसे आंखों के द्वारा उसके सिम्टम्स देख सकते हैं, कर्ण इंद्रियों से उसके हृदय की जो हम साउंड्स है, लंग्स की जो ध्वनि है, उनको सुन सकते हैं। स्पर्श करके हम फीवर का, टेम्परेचर का, इन सब चीजों का कर सकते हैं। और क्वेश्चन हम इंस्पेक्शन के बाद क्वेश्चन जो करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो वही इसके अंदर लिखा गया है। तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न के बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है आप्तोपदेश आदि त्रिविध परीक्षा क्या होती है? तो इसमें 3 तरीके के प्रमाण, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो तत्र आप्तोपदेश नाम आप्त वचनम, मतलब जो आप पुरुष द्वारा वचन किए गए हैं, जो बिल्कुल सिद्ध माने जाते हैं। जो बिल्कुल आप्त पुरुष कौन होते हैं? जो ज्ञान में बहुत ज्यादा पूर्णता हो, जिनकी राग द्वेष अहंकार से रहित हो। तो चरक, सुश्रुत आदि के जो वाक्य है, वो आप्त वचन द्वारा ही हमें सिद्ध बताए गए हैं, जो बिल्कुल हम मानते हैं एग्जैक्ट। फिर प्रत्यक्ष परीक्षा आती है, जिसमें हम लोग शब्द, स्पर्श, रूप आदि इंद्रियों का ग्राही विषयों का वर्णन करते हैं, जिसमें भाई प्रत्यक्ष हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सुख दुख इच्छा द्वेष वाला। दर्शन परीक्षा बता दी, जिसके अंदर हम लोग किसी को देख के बता रहे हैं, लाइक उसका उपचय कैसा है, वृद्धि संगठन कैसा है, क्षय, रोग, क्षय, स्नेह, शरीर का वर्ण कैसा है। ठीक है, इस तरीके से स्पर्शन में हम टच करके स्पर्श इंद्रियों के द्वारा बता रहे हैं। तो परीक्षे भाव भी पूछा जाता है। तो शरीर की जैसे शीत है कि उष्ण है, गुरु है कि लघु है, शलक्षण है कि खर है, मृदु है कि कठोर है, ऐसे वाले गुण जो होते हैं वो परीक्षे भाव कहलाते हैं। फिर श्रवण परीक्षा जो ऑडिटरी साउंड्स के थ्रू करते हैं, और रसना परीक्षा जो जीभ के थ्रू, जो रस की परीक्षा हम करवाते हैं, कि रस की परीक्षा चिकित्सक अपनी रसना से नहीं करता, मतलब खुद नहीं करता है, वो अनुमान से आइडिया लगा लेते हैं, या फिर उसका जो रोगी का मुंह का स्वाद है वो उससे पूछते हैं, जैसे उसे कड़वा लग रहा है, कुछ इस तरीके से आइडिया लेते हैं। फिर अनुमान प्रमाण के द्वारा जो युक्ति पूर्वक पदार्थ का जो ज्ञान लेते हैं, उसे हम अनुमान कहते हैं। इसमें हम लोग जो भी शरीर की विकृति है, उसको हम लोग बाहर के लक्षणों को देख के उसके दोष दूसरे की समूर्छना का अनुमान लगाते हैं, अग्नि की क्षमता को देख के उसकी पाचन शक्ति का अनुमान लगाते हैं, शरीर का बल देख के उसकी व्यायाम शक्ति का अनुमान लगाते हैं। फिर प्रश्न परीक्षा के बारे में अगर देखें, तो शरीर में होने वाली जितनी भी विकृति है, प्रत्यक्ष नहीं होती, वो सबकी सब, उसके लिए हमें उनसे क्या करना पड़ता है? उससे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। उसको जो सोशलाइजेशन है, उसका पर्सनल हाइजीन है, हर चीज उससे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछकर एक हिस्ट्री प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको ये लिख कर आना है। फिर नेक्स्ट आते हैं सातवें, जिसमें हम सातवें में क्या होता है? रोगी का आहार, औषध, विहार, इनके साथ में संबंधित हमें प्रश्न पूछने होते हैं। उसके अंदर उसको क्या सुटेबल है, क्या उसके लिए हितकर है, वो सब उससे पूछते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जो याद रखना है, ये सारे प्रश्न की परीक्षा के रिलेटेड है, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप रीड कर लेना। फिर आती है अष्टविध परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो अष्टविध परीक्षा में आपसे पूछा जाता है क्या क्या आता है? तो नाड़ी परीक्षा आती है, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जीवा, शब्द, स्पर्श, नेत्र, आकृति। तो इसका वर्णन होता है। तो नाड़ी क्या होता है? संबंध हृदय से किया गया है, जिसके अंदर हम 1 मिनट तक जितनी बार संकोचित जो स्पंदन नाड़ी का होता है, जैसे हार्ट बीट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ से करते हैं। फिर दोष गति में दोषों के प्रकोप का नाड़ी पर प्रभाव होता है, और उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है 1 मिनट के अंदर जितनी भी है। फिर इसी का नाड़ी का स्पर्श करके नाड़ी की शक्ति और पूर्णता का अभाव होता है, भाव होता है। और रक्त भार, जिसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर से, जिसे बीपी भी कहते हैं, उसे मेजर करते हैं। मूत्र परीक्षा का भाव कैसे होता है? मूत्र की मात्रा का निर्णय जो है 24 घंटे के मूत्र को संचित करके, मतलब क्या करते हैं? यूरिन जो हम कलेक्शन करते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको टेस्ट करवाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पे तो हम ऐसे ही करते हैं, बाकी पहले कैसे करते थे? गंध, वर्ण, सांद्रता देख के, उसकी अम्लता देख के। और एक होती थी तेल बिंदु परीक्षा, जिसके अंदर क्या करते थे? इसका जो प्रयोग है वो योग रत्नाकर के अंदर वर्णित है, जिसके अंदर क्या चिकित्सक के अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए। आजकल इसका
अभी ये रिसर्च का मतलब वो है, टॉपिक है। तो इसमें ऐसे ही होता था कि हम लोग तेल में ड्रॉप डालते थे, फिर उसके अंदर वो जिस भी डायरेक्शन में मूव करता था उसके अकॉर्डिंग डिजीज हम लोग डिक्लेयर करते थे। तो यही इसमें है। फिर ऐसी पुरुष परीक्षा करते हैं, जीवा परीक्षा, शब्द परीक्षा, नेत्र आकृति और स्पर्श। तो ये आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो शुक्र प्रदोषज विकार पे आ सकते हैं कि शुक्र के प्रदोषज विकार आपको लिखने होते हैं। तो इसके अंदर क्लेव्य, आहर्षण शुक्र में है, शुक्रश्मरी, शुक्र दोष, विविध गर्भ विकार। ठीक है, तो ये आप बस नाम याद रख लो अभी के लिए। उपधातु में अगर बात करें तो यहाँ पे ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। जैसे रस है उसकी उपधातु क्या है, स्तन्य आर्तव, रक्त की क्या है, कंडरा सिरा, मांस की क्या है, वसा षट त्वचा, मेद की स्नायु, उसके बाद आपके इसके अस्थि मज्जा, शुक्र की कुछ नहीं दे रखे अकॉर्डिंग टू चरक, और शारंगधर के अकॉर्डिंग रोम और ओज है। ठीक है, उपधातुज प्रदोषज विकार जो है इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उपधातु के प्रदोषज विकार बताओ। तो यहाँ पे भी अभी नाम याद रखेंगे, 2 एस से स्तंभ और संकोच, फिर खल्ली, ग्रंथि और स्फुरन और सुप्ति। ठीक है, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। फिर अब मल के क्षय वृद्धि के लक्षण मैंने लास्ट वीडियो में सेपरेटली डाला हुआ है, वहां से देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रिय प्रदोषज विकार, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। होता क्या है, इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है, ये सबको पता है। तो जब सत्व व रस दोनों के संयोग से एकादश इंद्रियों का निर्माण होता है। तो कर्म इंद्रिया कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। ज्ञान इंद्रिया श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। फिर उभयात्मक मन को बोलते हैं। तो अब इंद्रियों में क्या होता है, इसका उपताप होता है जिसके अंदर इंद्रियों का स्व कार्य सम्यक रूप से नहीं करना, तो इसका ये विकार है। ठीक है, कि जो इंद्रियों में उपताप क्या हुआ है, इसकी इंद्रिय जो अपना कार्य है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही, सही रूप से नहीं कर पा रही, अपने विषय को विकृत रूप से ग्रहण कर रही है। जैसे नेत्र द्वारा किसी वस्तु विशेष का धुंधला दिखाई देना, जैसे किसी की आईज वीक हो गई, वो क्लियर नहीं देख पा रहा है, किसी को ऑडिटरी प्रॉब्लम हो रही है ईयर्स में, तो वो क्लियरली सुन नहीं पा रहा है। और अर्थात नाश, उपधात का मतलब क्या, अर्थात नाश मतलब पूर्ण रूप से इंद्रिय अगर नष्ट हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे। तो 2 तरीके के इंद्रिय प्रदोषज विकार याद रखना, उपताप जिसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं सुन रहा है, मतलब एक इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। उपधात मतलब पूर्ण रूप से वो नाश हो चुके हैं, लाइक जैसे नेत्रों के नाश होने से प्रॉपर अंधा ही हो चुका है इंसान, कुछ रोग से स्पर्श इंद्रियों का प्रॉपर नाश हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इंद्रिय प्रदोषज विकार याद रखना है। फिर अग्नि के टाइप्स आपको बताइए होंगे, वो सारा पढ़ना है। फिर अवस्था पाक आते हैं 3 तरीके के, मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक, ये पता ही होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से आपको जो पढ़ना है, अग्नि को कितने टाइप्स के, तीक्ष्ण अग्नि जो पित्त दृष्टि में होती है, विषम अग्नि जो वात दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मंद अग्नि कफ, और सम अग्नि संवात पित्त कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर सारी अग्नियों को डिस्क्राइब करके आना है। फिर आपको आम पढ़ना है। आम का मतलब क्या होता है, आम होता है आम्यतेषित पच्यते, मतलब जो अनकुक्ड और अनबेक्ड तरीके का इमेच्योर और अनराइप फूड हो गया हमारी बॉडी के अंदर। अम धातु से बना है, आ उपसर्ग उसमें लग के बनता है, इसका मतलब होता है अपचन, जिसका ठीक प्रकार से पचन नहीं हुआ, अपक्व वो खाना अभी भी कम है जो पड़ा हुआ है पेट में। लाइक अग्नि का बल घट जाएगा, मंद अग्नि होगी तो उसकी वजह से खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, और उसकी वजह से जो उत्पन्न होगा वो आमरस उत्पन्न होगा। ठीक है, वो वात द्वारा संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, और वो जिस धातु से संयुक्त होगा उसी को साम धातु उसका निर्माण हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, रस के ऊपर आदि दुष्य, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि साम निराम रस क्या होते हैं, दुष्य क्या होते हैं उसके। तो जैसे आम से जो भी धातु रस जो भी मिक्स हो गया उसमें लग जाएगा वर्ड साम। ठीक है, तो साम रस, साम रक्त, मास, ये सारी धातु को लिखा गया है, उसके अंदर वो जाकर विकार उत्पन्न करेगा। और निराम क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, जब साम से मतलब आम वाला नहीं होगा, उसके जो साम के विपरीत लक्षण आएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निराम बोलेंगे। तो यहाँ पे इतना आपको सबका आता है। अग्नि, जैसे मैंने बता दिया, अग्नि क्या होती है, सम अवस्था में सम अग्नि होगी जो धातु का प्रॉपर फॉर्मेशन करेगी। विषम अवस्था में तीक्ष्ण, मंद और विषम अग्नि होगी। ठीक है, आम की उत्पत्ति करेगी, फिर हमें क्या करनी होती है, आम की चिकित्सा करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी वो व्याधि शांत हो जाती है। ये इतना पता होना चाहिए। फिर आता है धातु पाक। धातु पाक के अनुसार क्या बताएगी कि जब धातुओं का पाक होगा, तो धातु पाक अवस्था को जब प्राप्त होगी तो क्या क्या चीजें होंगी, निद्रानाश, हृदय स्तंभ, विष्टम्भता, गौरवता, अरुचि, बलहानि। ठीक है, ये इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आवृत और आवरण। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है आवरण की, बहुत छोटी सी, तो आप उसको भी देख सकते हो। आवरण क्या होता है, जो बॉडी में जाकर किसी चीज को ढक रहे हैं। ठीक है, तो जिसे ढकते हैं, जो ढकता है दैट इज आवरक, और जो ढकता है ढका जाता है, जैसे अगर कपड़ा ले, उसने कोई ऑब्जेक्ट ढक दिया, तो जो कपड़ा है दैट इज आवरक, और जिसको ढका गया दैट इज आवृत। तो जिसे ढका जा सके वो आवृत है, और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम आवरक बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। ठीक है, तो एक वाद दूसरे वाद से अगर कवर होता है तो उसे हम अन्य अन्य आवरण भी कहते हैं। इसको मैंने सेपरेटली डिस्क्राइब भी करा है। तो 20 तरीके के अन्य अन्य आवरण देखने को मिलते हैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू वाग्भट के अनुसार, जिसके अंदर क्या ऐसा होता है कि जैसे प्राणवायु ने उदान वायु को कंप्लीटली ढक दिया है, इस तरीके से आपस में ही प्राणवृत आवृत उदान बन सकता है, प्राण आवृत समान बन सकता है। ऐसे करके आपको ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं।
फिर उसी के लक्षण के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप अब आता है रोग मार्ग। तो त्रियो रोग मार्ग के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है। शाखा, मर्मस्थी, संधि और कोष्ठ, 3 तरीके के रोग मार्ग अगर आपसे पूछा गया त्रिविध रोग मार्ग के बारे में बताओ, तो आपको यही लिखना है, शाखा, मर्मस्थी, संधि और कोष्ठ। ये 3 रोग मार्ग होते हैं और इसी के अनुसार आपका जैसे शाखा जो होता है उसमें रक्त आदि 6 धातु प्लस त्वचा आती है। त्वचा शब्द से तदंतर रस धातुओं का भी ग्रहण होता है। शाखा रोग मार्ग जो होता है दैट इज आउटर साइड, वो बाह्य रोग मार्ग भी कहा जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, पीढ़ी का उत्पन्न हो सकती है, अलजी हो सकता है, अधिमासज हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है, विसर्प हो सकता है, इस तरीके से। मर्म और अस्थि संधियों के अगर देखा जाए तो कौन सा रोग मार्ग होता है, वो मध्यम रोग मार्ग होता है। तो इसमें क्या मिलता है, पैरालिसिस मिलती है, अपतानक टेटनेस को बोलते हैं, शोष, अस्थि शूल, संधि शूल, ये सारे लक्षण मिलते हैं। आभ्यंतर रोग मार्ग अगर आपसे पूछे तो कोष्ठ मार्ग होता है, इसको हम मांस, रोतस, शरीर मध्य, महानिम्न, आम, पक्वाश्य आदि भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना था। त्रिविध रोग मार्ग सेपरेट शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं, इसको देख सकते हो। फिर है दोष गति कैसे होती है, तो दोष की अलग अलग गति बताई गई है। ठीक है, 3 गति कौन सी बताई है, क्षय, वृद्धि और समावस्था, जिसमें अगर दोष कम हो रहे तो क्षय, अपने स्थान पे बढ़ जा रहे तो वृद्धि, और अगर साम्य है तो सम अवस्था देखी जाती है। दिशा के अनुसार अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ऊर्ध्व स्थानों पे तो ऊर्ध्व गति, नीचे तो अधो, और लेटरली जा रहे हैं चारों ओर तो वो कहलाएगी तिर्यक गति। फिर आपका चय, प्रकोप और प्रशमन गति भी होती है, प्राकृत और व्याकृत गति भी होती है। फिर स्रोतस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो स्रोतस के पर्यायवाची क्या होते हैं, स्रोतांशी, सिरा, धमनी, रसायन्य, रसवाहिन्य, नाड्य, मतलब एक ऐसा मार्ग जो चैनल है जो आपको एक जगह प्रोवाइड करता है हमारे दोषों को मूव करने के लिए, रक्त को मूव करने के लिए, रसवास स्रोतस में रस को मूव करने के लिए। तो एक तरीके का चैनल है। तो बहिर्मुख स्रोतस भी हो सकता है और अंतःमुख भी स्रोतस हो सकता है। बहिर्मुख की अगर बात करें तो 2 नासा स्रोतस, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 1 मुख, 1 मूत्र निष्कासन स्रोतस, 1 गुदा, ये सारे मिला के 12 बहिर्मुख स्रोतस होते हैं। अंतःमुख की बात अगर करें तो अंतःमुख के अंदर क्या क्या बताए गए, 11 बताए गए, टोटल चरक अनुसार 13 बताए गए, जिसमें सारे आर्तववाह, मनोवाह, दोषवाह 3 ये हैं, बाकी 7 धातुओं के हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, प्राण, उदक, अन्न और रिमेनिंग 7 धातु और 3 मल के। तो ये टोटल हो गए 13, और 13 स्रोतसों के मूल भी पूछे जाते हैं, अधिष्ठान भी पूछे जाते हैं और इनकी दृष्टि भी पूछी जाती है। तो उसको आपको रीड करना पड़ेगा कि इनकी दृष्टि के क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्रोतस से तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आते ही है, तो इसको तो पूरा ही पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ पे खावैगुण्य व स्रोतोदृष्टि क्या होती है। खावैगुण्य मतलब जिस स्थान को हम खाली आकाश युक्त समझ सकते हैं। ठीक है, जो स्थान जहाँ पर विकृति उत्पन्न होगी उसे हम खावैगुण्य कहते हैं। जब हम अहितकर आहार विहार के विशेष अंश का सेवन करते हैं तो वह खावैगुण्य होता है, अर्थात स्रोतों में विकृति उत्पन्न होती है। जब हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो अहितकर है, ठीक है, तो वो जहाँ पर जाकर विकृति उत्पन्न करेगा दैट प्लेस इज खावैगुण्य, जिससे परिभ्रमण करते हुए ये दोष स्रोतों में रुक जाते हैं। इस प्रकार रुके हुए दोष क्या करते हैं, स्रोतों में धातुओं में के परिवहन को भी अवरोधित कर देते हैं और वहां पे क्या होता है, व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये आपको बताया गया है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ के जो पर्यायवाची है वो क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो आम में गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, विकार, रोग, पापमा और आबाद। रोगों का वर्गीकरण करें तो एक भेद से दुख बोल सकते हैं, रुग्ण बोल सकते हैं, 2 भेद से प्रभावित से साध्य व्याधि, असाध्य व्याधि, मृदु, दारुण, मनोअधिष्ठान, शरीर अधिष्ठान, निमित्त भेद से क्या हो सकते हैं, स्वधातु, वैषम्य या फिर आगंतुज व्याधि। इस तरीके से व्याधि के बारे में एक शॉर्ट नोट। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है व्याधि नामकरण सिद्धांत, इसको हम लोग आईसीडी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम लोग अलग अलग डिजीजेस का नामकरण करते हैं। अभी फिलहाल आप इतना ही याद कर लो। और आयुर्वेद की क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस को हम एसीडी। नेक्स्ट यहाँ से आईसीडी पे जो क्वेश्चन आते हैं उसकी पूरी फुल फॉर्म के साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको हम इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम जो भी डिजीजेस है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक डायग्नोस्टिक टूल भी है ये, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट और क्लिनिकल पर्पस के लिए। आईसीडी फिजिशियंस, नर्सेज, रिसर्चर्स इन सबके थ्रू यूज किया जाता है हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। आईसीडी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग आईसीडी 10 ऐसे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं डिजीज की, इंजरीज की, उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उनकी इलनेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं और 3 वॉल्यूम्स के अंदर करते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें मेन क्लासिफिकेशन, सेकंड में हम यूज ऑफ आईसीडी, थर्ड वॉल्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिक इंडेक्स देते हैं उस क्लासिफिकेशन का कि डिजीज एपिडेमिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, जनरल डिजीज है, लोकल डिजीज है, इंजरीज है, इस तरीके से इसे क्लासिफाई करते हैं। एक शॉर्ट नोट आता है डीएसएम के ऊपर, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
ये आपको याद रखना है। इसका भी 5th एडिशन नोन है, मई 18 2013 से जो चल रहा है। इसका एम क्या होता है, क्लियर डिस्क्रिप्शन देना डायग्नोस्टिक कैटेगरीज की, जो क्लिनिशियंस और इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है डायग्नोस करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स, और उसके हम प्रिवेंशन और उसको पीपल को ट्रीट करने के लिए टूल बनाते हैं। इसके फीचर्स क्या है, इसमें डायग्नोस्टिक कोड दिया जाता है, सीवियरिटी और कोर्स जो है स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाती है, माइल्ड सीवियर मॉडरेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। निदान पंचक आपको पूरा पढ़ना है, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आता है। निदान पंचक क्या होता है, उसके सारे पूर्व रूप उपशय लक्षण साथ में सब कुछ मतलब पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार फिर से निदान अर्थ कर व्याधि क्या होती है, निदान सेवन से रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कभी कभी रोग क्या करते हैं, रोग ही दूसरे रोगों का कारण बन जाते हैं, दूसरे डिजीजेस को उत्पन्न करने का, उसे हम निदान अर्थ कर व्याधियां कहते हैं। जैसे ज्वर के संताप से क्या बन गया, रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर की उत्पत्ति, मतलब एक डिजीज दूसरी डिजीज का निदान बन गई है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे निदान अर्थ कर व्याधि। ये आपको पता होना चाहिए। हेतु संकर पता होना चाहिए। अनेक व्याधियों की उत्पत्ति का एक हेतु हो सकता है और एक व्याधि की उत्पत्ति का एक हेतु हो सकता है, और एक ही व्याधि के अनेक, मतलब ऐसे इसको हम बोलते हैं जब बहुत सी व्याधि बहुत से हेतुओं से भी उत्पन्न होती है, इसी को हम हेतु संकर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सी व्याधि के जो बहुत से हेतु हुआ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हेतु संकर। बस इतना सा याद रखना है। फिर लिंग संकर भी इसी तरीके से याद करना है कि जब अनेक व्याधियों का एक लक्षण हो सकता है, एक व्याधि का एक लक्षण हो सकता है, और इसके विपरीत एक व्याधि के बहुत लक्षण और बहुत सी व्याधियों के बहुत लक्षण, चार ही प्रोबेबिलिटीज बनती है, तो उनको हम मिला के क्या कहते हैं, व्याधि संकर। ठीक, संकर। व्याधि संकर क्या होते हैं, जिस प्रकार जो रोग स्वयं शांत नहीं होता पर वो अन्य रोगों की उत्पत्ति में निदान अर्थकर का कार्य भी करता है। अभी मैंने बताया कि एक डिजीज दूसरी डिजीज को उत्पन्न करेगी, तो जब रोग अन्य रोग को उत्पन्न करके साथ साथ स्वयं भी बना रहता है, तो इसे व्याधि संकर बोलते हैं। मतलब एक डिजीज हुई है कोई एक्स, उससे वाई डिजीज हो गई और साथ में ये एक्स डिजीज या तो शांत हो जाए, लेकिन अगर वो शांत नहीं हो रही, साथ में प्रेजेंट है, तो इसे व्याधि संकर कहेंगे। जैसे ज्वर स्वयं शांत ना हो और उसके साथ रक्तपित्त और राजश्रमा को उत्पन्न कर दे, ठीक है, और साथ में दोनों मेंटेन है, रक्तपित्त भी हो गया और ज्वर भी, तो ये कहलाएगा व्याधि संकर। बस आपको इतना याद रखना है, शॉर्ट में डेफिनेशन आ सकती है। अष्टमहागध आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। जो रोग मारक स्वभाव वाले होते हैं, जिनकी वजह से डेथ हो जाती है, चिकित्सा दृष्टि से इन्हें असाध्य भी बोला गया है, महारोग भी बोला गया है। विरुद्ध भोजन के सेवन से होने वाले ज्वर, रक्तपित्त आदि अष्ट रोग विष के समान मृत्यु कारक होते हैं, तो इन्हें हम महागध कहते हैं। जो रोग उपद्रव से युक्त होने के कारण रसायन के बिना अर्थात अचिकित्सीय बोले जाते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इन्हें सम्मिलित रूप से हम महागध कहते हैं। अष्ट महागध की अगर हम बात करें तो क्या क्या 8 महागध है, वात व्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, शोफ, उदर, गुल, मधुमेह और राज्यशमा, ये 8 डिजीजेस बताई गई हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अष्ट महागध, या फिर जो तुरंत डेथ कॉज कर दे। वात व्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, शोफ, उदर, गुल, मधुमेह, राज्यशमा, इसे रट लो, ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद करके जाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐसी अष्ट निंदित व्याधियां, कौन कौन सी डिजीजेज है जिनको अष्ट निंदित कहा गया है, तो अति दीर्घ बहुत ज्यादा बड़ा होना, अतिर्स बहुत छोटा होना, अतिलोम बहुत ज्यादा हेयर्स होना, अलोम जिसमें बिल्कुल हेयर्स ना हो, अति कृष्ण निग्रो जैसी बॉडी, अति गोर एल्बिनिज्म बहुत ज्यादा गोरा, अति स्थूल और अति कृष्ण से भी याद कर लो फॉर वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको जो याद करना है, व्याधि क्षमता, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं आज के मॉडर्न लैंग्वेज में, उसे हम व्याधि क्षमता आयुर्वेद में कहते हैं, ठीक है। जब हम आहितकर आहार विहार का सेवन करते हैं तो हमें रोग ग्रसित कर लेते हैं और हम लोग फाइट नहीं कर पाते। अगर हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइट ले, रसायन ले, तो हम बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और रोगों से फाइट करने में हमें हेल्प होती है। तो ऐसे 2 तरीके से बताई गई है, व्याधि बल विरोधी दैट इज एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक जिसको हम नेचुरल कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। अभी के लिए इतना काफी है इसका इम्यूनिटी का आपको। फिर ओज आता है, ओज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ओझा सर्व धातु सार, जितनी भी धातु है उनका जो सारभूत उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओज बोलते हैं। इसी में हमारा बल अधिष्ठान रहता है। शरीर में उपस्थित प्राकृत श्लेष्मा ही शरीर का बल है, जिसे हम ओज कह रहे हैं, और यही व्याधि क्षमता को जानने के लिए बल रूपी ओज जानना आवश्यक होता है। मनुष्य के शरीर में जो ओज की उत्पत्ति गर्भ में ही होती है, और ओज की उत्पत्ति होने के पश्चात ही सारी रस आदि धातुओं की उत्पत्ति बताई गई है। तो ओज क्या, एक तरीके से जो हमारी बॉडी का सारा जो धातुओं का सारभूत है उसे हम ओज कहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ओज के गुण, तो गुरु, शीत, मृदु, शैलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छलम, स्निग्धम, ये आपको याद होना चाहिए। ओज का प्रमाण याद होना चाहिए। ओज में 2 भेद बताए, पर और अपर। तो जो पर ओज है उसका प्रमाण अष्ट बिंदु बताया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, और जो अपर ओज है उसका प्रमाण कितना बताया गया,
कितने अंगुली बताया गया है इसका प्रमाण, अर्ध अंजलि, ठीक है। और जो अपर ओज होता है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, और जो पर ओज है दैट इज सिचुएटेड इन द हृदय, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ओज के कर्म क्या होते हैं, ओज के रूप में विद्यमान बल से मांस धातु स्थिर और पुष्ट होती है। ओज के द्वारा ही सारे कार्य बॉडी के होंगे, उसकी वजह से ही हम सामर्थ्य आता है। स्वर एवं वर्ण क्या होते हैं, निर्मल हो जाते हैं। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रिया अपने कार्य को प्रॉपर कर पाती है। तो ये ओज के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही ओज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ओज प्राकृत व्याकृत तीन तरीके से बोला, ओज बल और श्लेष्मा, विकृत में मल और पापमा। ओज चक्रपाणी ने दो बताए, परोज और अपरोज। परोज अष्टबिंदु हृदय में स्थित है और अपरोज अर्ध अंजलि समस्त शरीर में स्थित है। बस ओज में से इतना काफी है। फिर आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है, हम लोग बस कंसाइजली ब्रीफ रिव्यूज ले रहे हैं, पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सातवें और असातवें की अगर हम बात करें तो जो बॉडी के लिए हितकर है, जो अनुकूल है, सुख कार्यों से हम सातवें कहते हैं, जिसका अर्थ उपक्षेपी होता है। और असातवें क्या होता है, जो बॉडी के लिए अहित करो, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अनुकूल ना हो, जो बिल्कुल बॉडी को डिस्टर्ब करे। फिर सातवें के भेद आपको याद रखने हैं, देश काल जाति ऋतु रोग व्यायाम जल एंड दिवा स्वप्न। यहाँ पे हमें विरोधिक आहार, ये आपको पता ही होगा 18 प्रकार का होता है, मैंने बहुत बार करवा दिया है, तो इसको आप एक बार देख लेना। 18 प्रकार के क्या होते हैं विरोधिक आहार, जो हमें साथ में नहीं खाना होता, जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। जैसे कि मूली और लहसुन, हरी शाक खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, सरसों के तेल को भूनकर कबूतर का मांस नहीं खाना चाहिए। फिर ऐसी बताया दूध और मछली साथ में नहीं लेनी चाहिए। 18 प्रकार के है, देश काल अग्नि मात्रा, साथ में वायु। फिर उसके बाद आपका संस्कार, वीर्य, कोष्ठ अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग विरोध, हृदय विरोध, संपद विरोध और विधि विरोध, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे एक बार रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट बेसिक पैथोलॉजी, इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे सेल एडेप्टेशन एंड सेल इंजरी पे क्वेश्चन आता है। सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका बनाते हैं, ठीक है। तो वो पूरी नॉर्मल होमोस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं और इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद बताए गए 4 तरीके के हमको रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज कहते हैं। हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और या फिर एट्रॉफी, ठीक है। अगर एडेप्टिव कैपेबिलिटी एक्सीड हो जाए, एक्सटर्नल स्ट्रेस बहुत हार्मफुल है, उसकी वजह से अपनी सर्टेन लिमिट्स को वो एक्सीड कर जाएगा, तो इंजरी बॉडी के अंदर होगी। और इंजरी क्या होती है, अगर वो कुछ लिमिट तक हुई है तो रिवर्सिबल, अदरवाइज वो क्या होगी, डेथ को कॉज करेगी। सेल एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन वो रिवर्सिबल चेंजेस है नंबर में, साइज में, फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, फंक्शंस में, जो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें तो जो स्टिमुलस हमें मिली, अगर वो स्टिमुलेशन हार्मोन्स जो है हमारे बैलेंस करते हैं केमिकल मीडिएटर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में प्रोड्यूस करके, जैसे यूट्रस साइज में बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद वापस अपनी शेप में आ गया। पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन, जैसे कोई स्ट्रेस पड़ा सेल्स के ऊपर, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने को इंजरी ना हो, उसको एस्केप लेने के लिए खुद मॉडिफाई होते हैं। तो हमें 4 तरीके के एडेप्टेशन पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रॉफी के इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ गया। हाइपरप्लेशिया क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, जिसकी वजह से भी साइज बढ़ गया ऑर्गन का। एट्रॉफी क्या है, अब जो सेल है वो खुद का ही सब्सटेंस लूज कर देगा और एट्रोफाइड हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा। व्हेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल इज इन्वॉल्व, तो पूरा का पूरा टिश्यू इवन ऑर्गन भी डिमिनिश हो जाता है, एट्रोफिक हो जाता है। तो आपको याद रखना है। मेटाप्लेजिया मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन द ग्रोथ। तो मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज है, जिसके अंदर एक अडल्ट टाइप का सेल, मान लो एपिथेलियल है, वो दूसरे सेल टाइप में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सेल सेंसिटिव, कोई स्ट्रेस पड़ गया, उसकी वजह से उसको विदस्टैंड करने के लिए 4 कंडीशन अडेप्टेटिव हमारी बॉडी के अंदर खुद से खुद होती है। तो ये आपको बस इतना से 4 टाइप याद रखने हैं। सेल इंजरी क्या है, जब सेल्स किसी चीज के डैमेज एजेंट के कांटेक्ट में आएंगे और वो लॉन्गरली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और वो इंजर्ड हो जाएंगे, उसे हम सेल इंजरी कहते हैं। 2 तरीके से होती है, जिसके अंदर फर्स्ट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी और सेकंड इज इरिवर्सिबल। कॉजेस क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, जेनेटिक डिफेक्ट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन की कमी हुई, सेल अब अडेप्ट कर रहा है सेल इंजरी का, कि अब हमारी सेलुलर डीअरेंजमेंट हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इंजरी हुई। हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है, सेल ने अडेप्ट करने की कोशिश करी, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी है, मतलब वो नहीं कर पाया, तो वहां पे जाके फाइनली डेथ हो जाती है। तो इतना सा आपको बस पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से मेन मेन यही क्वेश्चंस आते हैं। चार्ट्स वगैरह बना देना इसके, कि नॉर्मल कोई सेल है, उसके अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसने अडेप्ट करने की कोशिश करी, अडेप्ट नहीं कर पाया तो सेल इंजरी हुई। अगर वो सेल इंजरी माइल्ड है तो वापस से नॉर्मल सेल बन जाएगा, नहीं है तो फिर वो इरिवर्सिबल इंजरी होगी, इधर सेल की डेथ होगी नेक्रोसिस से या अपोप्टोसिस उसके अंदर हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था इधर से, जो आपको पढ़ के जाना है। फिर इन्फ्लेमेशन क्या होती है, जिसमें सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर और सेलुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलिमिनेशन होता है, जो फॉरेन एजेंट्स है, जो नाइक्रोटिक सेल्स है, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं और रिपेयर करते हैं डैमेज टिश्यूज को। 2 तरीके से, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन,
ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, जिससे स्मूथ मसल्स रिलैक्स करके वेजोडाइलेशन होता है। वहां पे आपको र्यूबर, कैलोर और आर्टियोल और कैपिलरीज में जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना बढ़ता है कि वहां का ट्रांसड्यूट बाहर आता है। बाहर आने के कारण वहां पे कैपिलरी जो परमेबिलिटी वो इंक्रीज हो गई है। कैपिलरी परमेबिलिटी के कारण वहां का प्रोटीन भी बाहर आ गया इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और अब वो जो सेल है वो एक्सुडेट जो प्रोटीन है उससे भर गया है। इसकी वजह से वहां इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रांसड्यूडेट एक्सुडेट पूरा मिलकर ट्यूमर जैसा बन जाएगा, और इसी की वजह से एडिमा होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे एडिमा पता होना चाहिए। एडिमा क्या होता है, इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव जब एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फ्लूइड का, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो जो फ्लूइड कलेक्शन हो गया अलग अलग बॉडी कैविटीज में, जैसे कि आपका हाइड्रोथोरिक्स, हाइड्रोपैराकार्डियम, एसाइटिस, ऐसे डिजीजेस वो कॉज करता है। एनएसआर का एक सीवियर और जनरलाइज एडेमा है जिसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाता है। पैथोजेनेसिस यही है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कैपिलरी का बाहर की तरफ बढ़ गया, जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुई। इनवर्ट फोर्स बढ़ेगा तो लीवर सिरोसिस हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अगर डिफेक्टिव जो फ्लूइड है उसको हम लोग नहीं रिमूव कर पा रहे लिम्फ के थ्रू, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। वेस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी वेस्कुलर परमेबिलिटी, तो विदाउट अल्टरेशन इन फ्लूइड प्रेशर। और लास्ट में सोडियम वाटर का रिटेंशन देखने को मिलेगा। शॉक पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्लिनिकल सिंड्रोम में, जिसके अंदर क्या होता है, दैट रिजल्ट फ्रॉम पुअर टिश्यू परफ्यूजन। जो टिश्यू है प्रॉपरली उसका परफ्यूजन नहीं हुआ है, इसकी वजह से शॉक लगता है। इन दिस कंडीशन जो अफेक्टेड टिश्यू है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से टिश्यू अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा और अल्टीमेटली टिश्यू की डेथ हो जाती है। शॉक के स्टेजेस बताएं, पहला जो बताया इनिशियल या जो रिवर्सिबल स्टेज होता है, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज होता है। दूसरा स्टेज बताया जिसके अंदर प्रोग्रेसिव स्टेज है, वो धीरे धीरे बढ़ गया। और लास्ट स्टेज इज इरिवर्सिबल, जहां से वापस नहीं आया जा सकता। तो ये आपको रीड। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है कुछ सॉलिड मास का, और वो सर्कुलेशन के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में थ्रोम्बस मूव करता है। ठीक है, और जाके वो क्या कर सकता है, वहां पर कोई प्लग फॉर्मेशन कर देगा जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनेंगे, और वो साइट ऑफ ब्लीडिंग के टाइम पे वहां फंस जाएगा। और ब्लड क्लॉट की वजह से क्या होता है, अलग अलग डिजीजेस जैसे सीएडी हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये आपको एक बार देखना है। नेक्स्ट यहाँ से जो पढ़ना है, यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, रोल ऑफ कोगुलेशन मैकेनिज्म पूरा, जिसमें आपको ये 12 फैक्टर्स के नाम याद होने चाहिए। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, ये लिस्ट है पूरी कोगुलेटिंग फैक्टर की, एक बार इसे लर्न करके जाना। नेक्स्ट यहाँ से जो आपको पढ़ना है, इम्यूनिटी मैंने बहुत बार बता दिया। इम्यूनिटी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल ही जाता है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट में नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, एक्टिव एंड पैसिव इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट में आपका नॉन स्पेसिफिक स्पीशीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकती है, और अगर स्पेसिफिक देंगे जैसे हम वैक्सीनेशन के थ्रू दे रहे हैं तो स्पीशीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल हो सकती है, कोई एंटीबॉडी जो हमारी प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, और उसके बाद आर्टिफिशियल में हम एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीके से हो सकती है। ट्यूमर क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो जाती है उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, जो अब नॉर्मल ग्रोथ जो टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है, जो परसिस्ट भी करे तो वो फर्दर कैंसर की फॉर्म ले लेती है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। दो तरीके से, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन क्या होती है, जो अपनी जगह पे स्टक रहे, माइल्ड और नॉन प्रोग्रेसिव इलनेस है। और मैलिग्नेंट में क्या होती है, वो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, वर्जन कर देगी डिजीज को और लिमिटेड नहीं होगी, और जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मूवेबल भी होते हैं। ये आपको थोड़ा रीड करना है, जिसके अंदर मेसेनकाइमल सेल ओरिजिन बताए गए, मेनली सार्कोमा वगैरह मैलिग्नेंट होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एपिथेलियल सेल ओरिजिन होगा तो वो कार्सिनोमा कहलाए। पोटेंशियल लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बैलेंस डाइट की अगर फॉर्म में ले रहे हैं तो वो फूड को हमें लेना ही होता है, जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और कुछ नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। अगर हमने नहीं लिया तो क्या क्या डिजीजेस होंगे ये पता होनी चाहिए। तो डाइटरी डेफिशिएंसी होती है जो प्राइमरी न्यूट्रिशनल लैकिंग की वजह से होती है, और सेकेंडरी क्या होती है, कंडीशन डेफिशिएंसी, जिसमें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे फूड से कोई एलर्जी हो गई है, हाइपर मोटिलिटी हो गई गट की, या लिवर डिसफंक्शनिंग। इसके अंदर आपकी क्या क्या आ सकते हैं, ओबेसिटी आ सकती है जिसमें एक्सेसिव फूड का इंटेक हो रहा है, स्टारवेशन आ सकते हैं, क्वेश्चरकर, मेरेस्मस, ये कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है जो आपको पता होने चाहिए। फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स पता होना चाहिए, जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, जिसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ऑक्यूलर लीजन्स के अंदर जो लीजन्स आई में मोस्ट कॉमनली हो जाते हैं वो इसी की डेफिशिएंसी से होते हैं, विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी जैसे रिकेट्स हो जाए, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्ट्रोमेलेशिया इन अडल्ट्स। इस और उसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन है ई है, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, ये स्टर्लिटी, इसकी अगर डेफिशिएंसी है तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। फिर विटामिन की एंटी हेमोरेजिक या ब्लीडिंग रोकने में काम आता है। विटामिन सी आपका इंपॉर्टेंट है स्कर्वी वगैरह के लिए, स्केलेटल लीजन्स के लिए।
इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, स्किन रैशेस देखने को मिलते हैं, एनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन्स आपको एक बार देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका निदान पंचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से यही क्वेश्चंस आते हैं कि निदान पंचक क्या होता है, जिसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो रोग और रोगी परीक्षा में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत ये पूछ सकते हैं। जैसे रोग परीक्षा हमें क्या करते हैं, रोगी पर ही आश्रित होती है, और रोगी परीक्षा क्या, आतुर का शरीर चिकित्सक उसके लिए कार्यकारी स्थान है। रोग के 5 उपाय बताए गए हैं, जिसमें निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, यही 5 निदान पंचक है। और रोगी की परीक्षा के लिए अलग अलग विधियां बताई गई, 10विध परीक्षा, 8विध परीक्षा, 6विध परीक्षा, इस तरीके से बताई गई। तो निदान पंचक का महत्व भी पूछा जाता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो निदान ही रोगों का कारण है, अगर हम उसे ही हटा देंगे तो डिजीज नहीं होगी, तो व्याधि उत्पत्ति कारक और साथ में डायग्नोसिस ऑफ डिजीज भी होता है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बता दिया निदान, पूर्व रूप पीछे हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, तो वही है। और निदान क्या होता है, इसके आपको हेतु भी बोलते हैं, इसको कॉज भी बोलते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। इसके पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, निमित्त, हेतु, आयतन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्यय, उत्थान और कारण। फिर निदान के भेद क्या है, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। सन्निकृष्ट निदान क्या होता है, सन्निकृष्ट का अर्थ होता है जो रोगों की उत्पत्ति के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन हो। ठीक है, जैसे दिन के आदि में कफ, मध्य में पित्त और अंत में वात का प्रकोप, ये नेचुरली होना है। विपकृष्ट हेतु क्या होता है, जो रोग की उत्पत्ति में सीधा संबंध नहीं रखता, इनडायरेक्ट कारण होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विपकृष्ट। व्याभिचारी क्या होता है, दुर्बल होने से जो हेतु व्याधि को उत्पन्न कर दे, कि लाइक अभी कोई व्यक्ति है, उसमें ऑलरेडी डिजीज कब हुई, जब वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो रोग की उत्पत्ति आहार विहार आदि बाह्य निदानों के द्वारा प्रकोपित दोष और दुष्य के बल पर निर्भर करती है। अगर बॉडी वीक है तो उसकी वजह से अगर हो रहा है, तो दुर्बल होने के कारण जो होगा दैट इज व्याभिचारी। प्रधानिक निदान क्या होता है, उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित कर दे, मतलब बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली, उसे हम कहेंगे प्रधानिक हेतु। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, मैंने आश्य अपकर्ष आपको ऑलरेडी बता दिया, दोष अपने प्राकृतिक स्थान पर रहते हुए स्वयं के प्रकोपित न होने पर भी प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर जब ले जाए जाते हैं, उसको हम आश्य अपकर्ष कहते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में उसकी गमन हो जाए। तो ये यहाँ पे लिखा गया। फिर पूर्व रूप के बारे में बता दिया था ऑलरेडी। पूर्व रूप क्या होता है, जो दो तरीके से बताया था, सामान्य और विशिष्ट पूर्व रूप। इसी प्रकार से आपको प्रोड्रोमल सिम्टम्स के बाद रूप पूछा जाता है। रूप में लक्षण आते हैं, इसकी को लिंग भी बोलते हैं, इसको आकृति भी बोलते हैं, इसको चिन्ह भी बोलते हैं, इसको संस्थान भी बोलते हैं। व्यंजन रूप और इसके भेद के सामान्य एंड विशेष, यहाँ से यही पढ़ना है। फिर प्रत्यात्म लक्षण होते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक, जैसे ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, संतापो देह मानसः। गुल्म का क्या है, स्पर्शल अभ्यम परिपिंडत्वाद गुल्मः, पिंड के स्वरूप के जैसा होना। ठीक है, आपको यहाँ पे रूप के बाद जो पढ़ना है, उपशय। उपशय मैंने अभी बताया ना, 18 प्रकार का होता है, जिसके अंदर हमारा हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, इन सबके जो टेबल है वो आपको लर्न करनी है पूरी, जिसमें अनौषध और विहार के बारे में बताया जाता है। फिर संप्राप्ति बता दी, संप्राप्ति में वही जो टाइप्स है उसको बार बार पढ़ लो, एक बार रिकॉल रखना। इसके पर्यायवाची याद रखना, जाति और आगति। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पर्यायवाची सबके ही पता होने चाहिए। तो सांख्य संप्राप्ति हो सकती है, जिसमें हमने अष्टभेद, षड्भेद इस तरीके से पढ़ा है। विकल्प संप्राप्ति हो सकती है, प्रधान्य संप्राप्ति हो सकती है। फिर आपकी नेक्स्ट जो है, यहीं पे बल संप्राप्ति के बारे में बताया, काल संप्राप्ति के बारे में बताया, विधि संप्राप्ति के बारे में बताया। तो जो 6 प्रकार की संप्राप्ति है ना, उसे अभी बिल्कुल याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली है, षट क्रिया काल से आता है, जिसके अंदर आपका संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति, भेद, अवस्था, ये सारी आती है। तो इसमें क्या होता है, क्रियाकाल जो है 2 शब्दों से बने, क्रिया एंड काल। क्रिया का अर्थ यहाँ पे चिकित्सा, और जिस समय की जाती है उसको हम क्रियाकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संचय अवस्था होती है, जब वात पित्त कफ अपने अपने स्थान पर बढ़ जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, संचित हो जाते हैं, उसको संचय अवस्था कहते हैं। इसके ये फीचर्स बताए गए हैं। फिर प्रकोप अवस्था में क्या होता है, जब उसका उन्मार्ग गमन होने लगता है और बढ़ गए, ठीक है, वृद्धि हो गई, तो उसे प्रकोप कहेंगे। और जब अपने स्थान से वो दूसरे स्थान की तरफ प्रसर करेंगे तो हम बोलेंगे प्रसर अवस्था, फैलने को बोलते हैं। ठीक है, फिर स्थान संश्रय क्या होता है, जब दोष क्या करने लग जाए, दोष और दूष्य, जिस जगह पे वो जाके डिजीज कॉज करे, तो दोष और दूष्य जब मिलते हैं तो उसे हम स्थान संश्रय कहते हैं। अब यहाँ पे जब उसके लक्षण दिखने लग जाएंगे, व्याधि का रूप बनने लगेगा, तो उसे हम व्यक्त अवस्था कहेंगे। ठीक है, और लास्ट अवस्था है इस भेद अवस्था, जिसके अंदर क्या होता है, रोग उत्पत्ति की अवस्था होती है। यहाँ पर अब जीन अवस्था असाध्य हो चुकी है, ये यहाँ पे ट्रीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है षट क्रिया काल के बारे में।
जिसके आपको अगर थोड़े बहुत श्लोक याद होंगे तो और अच्छी बात है। उपद्रव हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। लगता है कि उदर्क किसे बोलते हैं फॉर शॉर्ट, तो उदर्क के बारे में भी, उदर्क को हम अर्क भी बोलते हैं। तो जो व्याधि का भविष्यकालिक रूप जो है, जो फ्यूचर प्रोग्नोसिस होगी कि बाद में क्या हो सकता है, तो ये सुखदायी अथवा दुखदायी हो सकता है। जब व्याधि अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उदर्क। तो उपयुक्त चिकित्सा के द्वारा व्याधि पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, अथवा चिकित्सा संतोषप्रद नहीं होने पर व्याधि उत्तर काल में उपद्रवों को उत्पन्न करती है। तो जो हम फ्यूचर की बात करें ना कि अंत क्या होगा इसका, इसकी लास्ट बिल्कुल क्या होगा, भविष्य काल में परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, या तो वो ठीक हो जाएगी या नहीं ठीक होगी, तो इसी को हम बोलते हैं उदर्क। ठीक है, इसका मतलब प्रोग्नोसिस है कि व्याधि शांत होने लग गई है। व्याधि का उदर्क अगर सुख फल है, ठीक है, इसे हम गुड प्रोग्नोसिस बोलेंगे। और अगर वो दुखात्मक हुआ है तो उसे हम बैड प्रोग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस बोलेंगे। आपको परीक्षा मैंने बता दी, त्रिविध परीक्षा, जिसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, जो प्रमाण के बेसिस पे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है, ये हो चुका है। तो इसके बारे में आपको लिख कर आना। दर्शन आदि भी बता दी, दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन ये वाली हो सकती है। फिर आपकी नेक्स्ट यहाँ पे सकती है अष्टविध परीक्षा जिसे बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नाड़ी, मूत्र, पुरुष, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक और आकृति, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है दशविध परीक्षा के भाव, ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो दशविध परीक्षा भाव क्या होता है, कारण, करण, कार्य योनि, उसके बाद कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति एंड उपाय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, इसे पढ़ के जाना है आपका। अनुबंध पूछा जाता है जो कार्य करने के बाद कार्य के ही द्वारा अच्छा या बुरा फल कर्ता को मिलता है, उसे हम अनुबंध कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपने कोई ट्रीटमेंट दिया उसके जस्ट बाद जो फल उत्पन्न होगा, दैट इज अनुबंध। कार्य फल के बाद आयु का ठीक रहना उसका अनुबंध है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आपको काल के टाइप्स पूछ सकते हैं, दो प्रकार का, संवत्सर और आतुर अवस्था, इसके अनुसार बताया गया है। ठीक है, ये 6 ऋतुओं में विभक्त है। संवत्सर वाली जो हमारी 6 ऋतु है वो होती है, और आतुर अवस्था में हो सकते हैं काल, अकाल, ठीक है, 2 तरीके से बताया गया है। यहाँ से आपको सार पुरुष के लक्षण आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 7 तरीके के जो बताए गए हैं, दैट इज त्वकसार, रक्सार, मांससार, मेदसार, उसके बाद अस्थि, मज्जा, शुक्र और लास्ट में सत्वसार। इन सबके लक्षण पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये भी रीड करना है। त्वकसार में जैसे स्निग्ध, शालक्षण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गहरा और सुकुमार, लीन, व्यक्तिगत, कांति युक्त होना चाहिए, इस तरीके का। रक्सार में कैसा होना चाहिए, अक्षीकर्ण, जीवा, नाक, मुख, ओष्ठ, सबके सब कैसे होने चाहिए, ललाट वगैरह सब कांति युक्त होने चाहिए। मांससार कैसा होना चाहिए, इसका शंख, ग्रीवा, पृष्ठ भाग, हनु, स्कंद, ये सबके सब कैसे होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ठीक है, मेदसार के अंदर क्या होना चाहिए, ये सारे नेत्र, केश, दंत, रोग, जितना भी रोम वगैरह ये सब कैसे होना चाहिए, अत्यधिक चिकनापन वाले पाए जाते हैं। तो ये लक्षण आपको सबके ऐसी अस्थिसार सबके याद करने, लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चन एक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से लॉन्ग में यही आता है, तो इसको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से परीक्षा भाव में यही कैसे कैसे हम करते हैं, आहार परीक्षा, व्यायाम परीक्षा, बल परीक्षा, इस तरीके से। फिर ईसीजी से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ये डायग्नोस करता है, जिसके अंदर 12 लीड्स होती है, लिम्ब लीड्स, चेस्ट लीड्स, 2 तरीके की। बाइपोलर लिम्ब लीड्स के अंदर लीड 1, लीड 2, लीड 3 होती है। ये आपको याद रखने कहाँ का, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, ठीक है, जिसके अंदर एवीआर राइट आर्म पे लगती है, एवीएल लेफ्ट, और एवीएफ लेफ्ट फुट पे लगती है। 6 चेस्ट में लगती है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ईसीजी के पेपर पे 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस आपका टाइम और स्पीड दिखाती है, और वाई एक्सिस डिनोट करती है वोल्टेज, एवरेज, स्मॉल डिवीजन शो करती है 1 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्क्वायर वाइज कैसे कैसे क्या है। फिर ईसीजी में हमारा रिदम एक्सिस, एसटी सेगमेंट, कंडक्शन इंटरवल और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं। पी वेव जो होती है 1 सेकंड की, पीआर 12 to 2 और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 11 सेकंड्स का होता है। बस इसको डीप, फिर आपने 11th में जो पढ़ा है वही लिख देना। फिर सिटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटर टोनोग्राफी एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है जो हंसफील्ड और एम्ब्रोज ने बताई थी। इस टेक्निक से हम लोग एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स और माइनर पैथोलॉजीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, जो हम लोग उस जो मतलब इन्वेस्टिगेटरी टेक्निक से डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, हम लोग जो भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर और बहुत बेसिक पैथोलॉजीज, माइनर पैथोलॉजीज के लेवल पे जाकर हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। इस टेक्निक के अंदर एक्सरे सोर्स और एक्सरे डिटेक्टर प्लेस किया जाता है इधर साइड ऑफ द पेशेंट के अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, विजुअल इमेजेस बनती हैं, वो हमें हेल्प करती है डायग्नोस करने में, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसके अंदर एक एक्साइटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये 3D इमेज निकलती है हाई रेजोल्यूशन की। इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस होता है कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है अनपेयर्ड प्रोटॉन्स के साथ मैग्नेटिक के साथ वहां पे बिहेव करेगा, स्पिन करेगा, ठीक है, और जब ये न्यूक्लियस सब्जेक्ट होंगे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कुछ एनर्जी कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल्स, और यही रेडियो सिग्नल्स फर्दर इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एमआरआई के बारे में आपको लिख कर आना है। डिसएडवांटेजेस ये इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का इसे रीड कर लेना। जैसे हम लोग खावे गुण्य, दोष, गति, रोग निदान की इंपॉर्टेंस, फिर आप यहाँ से धातु पाक के लक्षण, नेक्स्ट आपका स्रोतो दृष्टि ये पढ़ चुके हैं हम लोग।
ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, शॉक पढ़ चुके हैं, पैथोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, हेतु के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर आप ये सारा साथ में विरुद्धाहार रीड कर चुके हैं, फिर उपद्रव पढ़ चुके हैं, रोग विज्ञान पढ़ चुके हैं, तो आपका ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो चुका है। एक बार जो लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, इन्हीं के थ्रू आप रिकॉल करोगे तो आपको और आसानी से याद रहेगा। क्वेश्चन उठाओ, उसके आंसर जल्दी जल्दी रीड कर लो। दैट्स इट फॉर टुमारो। अच्छे से कल का एग्जाम देना। जिन जिन लोगों का कल एग्जाम्स है, ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से पूरा मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कराने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।